हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की बायोलॉजी क्लास 11th की पढ़ रहे हैं और इसके कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है, जो लेक्चर सीरीज चल रही है, वो अबाउट सेल के बारे में। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम पढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी कुछ इसके भी लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो आपको पता है कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एनसीईआरटी अपने सामने रखनी होगी और जो है पॉइंट्स को नोट करना होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए, सीबीएसई या बाकी जो भी बोर्ड्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि हम अक्सर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलती करते हैं, वो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते। और आपको ये भी पता है कि नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सीरीज़ को देखना होगा। पूरी जो सीरीज़ मैंने अपलोड की है, आपको इसको अच्छे से देखना होगा, किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना होगा, तब जाके आपको सारे लेक्चर समझ में आएंगे। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है लाइसोसोम्स और इसके आगे देखते हैं इस लेक्चर में कितना हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा पाऊँ और ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के रिलेटेड। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। दीज लाइसोसोम्स के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट आर लाइसोसोम्स, इनकी फंक्शन क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो लाइसोसोम्स हैं, इनको आप छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग्स, ठीक है। सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी जो सेल्स की ऑर्गेनेलीज हैं, उनको ये जो है उनकी डेथ करवाता है, उनको ये ख़त्म करता है ये लाइसोसोम। ठीक है, जब सेल को एपोप्टोसिस करनी होती है उसमें लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं, नेक्रोसिस में लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना होगा कि दीज आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके बाहर जो है इनके कवरिंग होती है, ठीक है। और ये वेजिकुलर होते हैं, ये वेजिकुलर होते हैं। ये आपकी सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आपका लाइसोसोम है, ठीक है। इसके बाहर जो है, इसके बाहर दैट इज़ ए मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी लाइसोसोम्स में जो मेम्ब्रेन होता है ये इसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट हो। थोड़ा सा इसकी विड्थ हम कम कर लेते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेनियस, ठीक है। फॉर्मड बाय द प्रोसेस, बनता कैसे? जब गोल्गी apparatus में पैकेजिंग की जाती है, और गोल्गी apparatus से ही ये बनता है, ठीक है। यानी आपका गोल्गी apparatus से ही लाइसोसोम्स बनते हैं। और क्या पॉइंट मैंने बोला कि इसमें एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन इसके बाहर होता है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. अब जो ये आपका लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में, ये आपका लाइसोसोम है, ठीक है। इस लाइसोसोम में क्या होता है? इस लाइसोसोम्स में, इन लाइसोसोम्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें जो है वेपन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से? इन एंजाइम्स को हम जो है इन एक मिनट थोड़ा सा इसका ये कर लेते हैं। हाँ, इन एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है, यानी ये तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। जो भी मटेरियल इनके पास आ जाता है ना, उसको ये तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये वाटर उसमें ऐड करके उस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? उस मॉलिक्यूल को तोड़ डालते हैं, ठीक है। और उसमें क्या ऐड करते हैं? वाटर। वाटर की हेल्प से ये जो है ये एंजाइम्स उन मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ पर पाया जाता है? ये लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल,
ये आपका कोई प्रोटीन है या कोई भी मॉलिक्यूल, इस पर क्या किया जाता है, इस पर जो है इस पे वाटर ऐड किया जाता है और इस मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। इससे क्या बनेगा, इससे बनता है फॉर एग्जांपल AH, ठीक है, प्लस बनेगा ये चीज़ BOH, ठीक है। यानी इसको तोड़ा गया विद द एडिशन ऑफ वाटर ऐड करके इसको तोड़ा गया। ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। आपको याद रखना होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। अब इनमें क्या आते हैं, इनमें आते हैं हाइड्रोलिसिस। कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में लाइपेसिस होते हैं जो लिपिड्स और फैट्स को तोड़ते हैं, ठीक है। प्रोटीएसिस जो प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रोसिस, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान जब पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं ना, तो उनके दरमियान जो या पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स बनते हैं, उनमें जो बॉन्ड होता है बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स, उसको ये कार्बोहाइड्रोसिस तोड़ते हैं। उस शुगर उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उसको ये तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रोसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने देखा लाइपेसिस। लाइपेसिस क्या करते हैं, ये फैट को ब्रेक करते हैं इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरॉल, ठीक है। इसी तरीके से आपके प्रोटीएसिस हैं, ये प्रोटीन्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं आपके हाइड्रेसिस, सॉरी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेसिस जो है ये ब्रेक करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स के दरमियान होता है, और प्रोटीएसिस पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH, ये एंजाइम्स तभी ज़्यादा काम कर पाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स मैक्सिमली जब ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे, यानी जहाँ पर इनकी फंक्शन ज़्यादा होगी वो कहाँ पर होगी, जब इस लाइसोसोम में क्या pH होगा, एसिडिक pH होगा, यानी 4 से लेकर 5 जब pH होगा तो उस pH के दरमियान ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपने pH स्केल पढ़ाई होगा, ठीक है। 7 वो आपने ऐसे पढ़ा होगा 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7 को हम न्यूट्रल pH कहते हैं, और जब हम यहाँ न्यूट्रल से नीचे 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और जब आप न्यूट्रल से 8 9 10 14 तक जाएंगे तो यहाँ पर क्या होती है, अल्कलिनिटी जो है, अल्कलिनिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स ज़्यादातर कहाँ पर ऑप्टिमली कहाँ पर एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमली कहाँ पर ये एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं इस रेंज में 4 से 5 pH पर। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, ये हमने पहले ही पढ़ा, इनसे क्या डाइजेस्ट होगा, इनसे डाइजेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, और न्यूक्लिक एसिड्स की भी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे लाइसोसोम्स में, और क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियेसिस। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करते हैं। तो ये था लाइसोसोम्स के बारे में। अब वेक्यूल्स क्या होते हैं, वेक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, सेप होता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो सेल के बाहर फेंकना होता है, और भी कुछ अदर मटेरियल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। द वेक्यूल इज बाउंड बाय, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी ये आपकी कोई सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये वेक्यूल है। इस वेक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इन प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में स्पेस होती है ना, साइटोप्लाज्म में जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई की होती है 90% वेक्यूल ने, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये आपकी प्लांट सेल है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा किस
ऑर्गेनेली ने स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल ने ज़्यादा वहाँ पर जो है स्पेस ऑक्यूपाई की होती है और न्यूक्लियस पेरिफेरी की जानिब प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट, प्लांट्स में टोनोप्लास्ट क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एन नंबर ऑफ आयन्स, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टोनोप्लास्ट मदद करता है नंबर ऑफ आयन्स को ट्रांसपोर्ट करने में और बाकी मटेरियल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो मैंने पहले ही भी पढ़ाया कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसी जानिब इनको लाया जाता है, यानी इस तरीके से आप हम समझेंगे। ये आपका टोनोप्लास्ट है, ये आपकी सेल है और सेल का माइटोप्लाज्म। यहाँ पर कोई मटेरियल ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे दिस इज़ द ए मटेरियल, ए सब्सटेंस हम कह सकते हैं, और यहाँ पर भी ए सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है बाहर साइटोप्लाज्म में। लेकिन इस टोनोप्लास्ट में क्या होता है, ये कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ इन मटेरियल्स को लाता है, इसको कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर जब ये लाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी लगती है जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ATP इज़ रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इसी को हम कहते हैं कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर, कहाँ पर हायर होगी, वैक्यूल में जो अभी मैंने पढ़ाया, देन इन द साइटोप्लाज्म। एमोबा में क्या होता है, एमोबा में भी एक वैक्यूल होता है जिसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। एमोबा पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन यानी उससे ऑस्मोलैरिटी बाकी चीज़ें वहाँ पर रेगुलेट की जाती हैं और एक्सक्रीशन के लिए वो हेल्पफुल होता है। इन मनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट्स में वहाँ पर फूड वैक्यूल होता है, वो कैसे बनता है, बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं और वहाँ पर क्या बनता है, फूड वैक्यूल। यानी इस तरीके से यहाँ पर कोई फूड है, यहाँ पर कोई प्रोटिस्टा आया है, ये प्रोटिस्टा इस फूड की जानिब जो है अट्रैक्ट होता है और फिर इस फूड पार्टिकल को ये क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, इसको एनगल्फ करते हैं, ठीक है। और एनगल्फ करने के बाद जो है ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल, ठीक है। चलिए जी, इस तरीके से हमारा जो है वैक्यूल के बारे में था ये। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनलेस स्पेशली स्टेन्ड और नॉट इजली विजिबल, ये इजली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल ये वेरी कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए, ये फॉर एग्जांपल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक ये वाला मेम्ब्रेन जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं और एक अंदर की जानिब मेम्ब्रेन होता है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो ये स्पेस है इसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये पोर्शन है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है दीज आर कॉल्ड क्रिस्टिया, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, इसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन ऑफ द सेल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव होगी तो यानी ज़्यादा एक्टिव होगी तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से इसमें वेरिएबिलिटी देखी गई है। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड होता है या सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोन मीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोन मीटर इसकी क्या होती है, इसका डायमीटर होता है। लेंथ 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोन मीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया, हर कोई माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द मैट्रिक्स जो मैंने अभी बोला, क्रिस्टा यह है, और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी हमने पढ़ा। विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन हैविंग डिवाइडेड and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments। यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसका क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर स्पेस है इट इज़ कॉल्ड अ ल्यूमेन, इट इज़ कॉल्ड अ ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में और एक जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इस इनर मेम्ब्रेन ने इस ल्यूमेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा जो ल्यूमेन का है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड, इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ल्यूमेन बट इट इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन के दरमियान ये खाली जगह है, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। तो ये किस वजह से ये ल्यूमेन में दो हिस्से बनते हैं, इनर मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है। The outer compartment and the inner compartment, ठीक है, the inner compartment is filled, inner compartment जो है मतलब मैट्रिक्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, it is filled with a dense homogeneous substances, यानी इसमें कुछ dense homogeneous मतलब सेम टाइप ऑफ substances called the matrix इसमें प्रेजेंट होता है। द आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है ऑफ द ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, यहाँ पर नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये इनफोल्डिंग्स है अंदर की तरफ फोल्डिंग्स, ठीक है, दीज आर इनफोल्डिंग्स। इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टिया कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टिया, सिंगुलर क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की जानिब होती है। द क्रिस्टिया इंक्रीज, इससे क्या होता है, क्रिस्टिया से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आपने इधर देखा होगा जो आपके इंटेस्टाइन्स है वहाँ पर विलाई होते हैं। विलाई क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस। उसी तरीके से यहाँ पर जो है क्रिस्टिया प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, दोनों मेम्ब्रेन्स में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ फंक्शन भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और द साइट्स ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया होते क्या है, इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो मेन साइट है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस, अब इनसे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, सेलुलर एनर्जी, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस द सेलुलर एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शंस जो होती है उनकी। द मैट्रिक्स आल्सो पॉजेज, और जो ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में और क्या पाया जाता है, इसमें DNA भी पाया जाता है, इस मैट्रिक्स में DNA भी पाया जाता है। It also contains DNA मॉलिक्यूल और कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी और राइबोसोम्स भी 70S वाले, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, और वो कंपोनेंट जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिशन। यानी यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा आपने देखा इसका अपना DNA है, ठीक है, इसके पास कुछ RNA मॉलिक्यूल्स भी है, इसके पास राइबोसोम्स भी हैं, कौन से 70S वाले, ठीक है, जो कि और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब DNA क्यों होगा, आपको पता है DNA जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। RNA क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब DNA मटेरियल रेप्लिकेट करता है तो क्या बनता है, मैसेंजर RNA बनता है, ठीक है, और बहुत सारे RNAs बनते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना,
अब आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ये सभी चीज़ें प्रेजेंट है। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बनाता है, अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बनाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनेली को हम कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेमी ऑटोनॉमस, यानी ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बनाता है और कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियस से बन के आते हैं। न्यूक्लियर डीएनए कोड करता है कुछ प्रोटीन्स के लिए और वो भी कहाँ पर आ जाते हैं? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में वो अपना फंक्शन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 100% हमें चाहिए प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 50% आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है और 50% कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियस से। तो ये फुली ऑटोनॉमस मत है। अगर 100% ये खुद बनाता तो इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस बॉडी, लेकिन इसमें से कुछ प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियस से, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, हाफ ऑटोनॉमस। ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहा भी, ये एक थ्योरी भी है कि पहले ये एक अलग प्रोकैरियोट्स थे। बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स थे और यहाँ से क्या हुआ? एंडो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई, बायोटिक एसोसिएशन हुई विद यूकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल में चले गए। ठीक है, वो आगे जाके कभी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हुई यहाँ से। अब जो है जो यहाँ पर प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। एंड इन यूग्लिनाइड्स, और यूग्लिनाइड्स में ये पाए जाते हैं। यूग्लिनाइड्स आपने प्रोटोजोआज में पढ़ा होगा, ठीक है ना, यूग्लिना, उनमें भी ये पाए जाते हैं। क्या? प्लास्टिड्स। दे आर इजली ऑब्जर्व्ड, इनको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हो। दे आर लार्ज, ठीक है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स, तो इसी वजह से प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। आप देखते हो फ्लावर्स में क्या देखते हो? आप कलर्स देखते हो, दो दैट इज ड्यू टू द प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड्स में वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये कलर देता है किसको? प्लांट्स को। ग्रीन आपको दिख रहा है प्लांट, तो ये प्लास्टिड्स की वजह से। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, किस टाइप का पिगमेंटस प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? दे आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के हिसाब से पिगमेंट्स कौन सा प्रेजेंट होगा प्लास्टिड में, उस हिसाब से प्लास्टिड्स के जो क्लासेस हैं, देयर आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। प्लास्टिड्स के 3 क्लासेस ऑन द बेस ऑफ कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन मॉलिक्यूल होता है, तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर जो है दैट इज ग्रीन। और इसमें क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? इनसे जो है लाइट एनर्जी ट्रेप होती है, सन से जो निकलती है एनर्जी उसको ये ट्रेप करते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। यानी ये वो पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है इट इज़ फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जैसा कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और बाकी चीज़ें, ठीक है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट, इससे क्या होता है? येलो कलर आ जाता है प्लांट में, या ऑरेंज कलर आ सकता है, या रेड कलर आ सकता है। ल्यूकोप्लास्ट्स क्या होते हैं? आर द, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स आर द कलरलेस प्लास्टिड्स और इनकी वेरिड शेप और साइज हो सकता है। विद स्टोर्ड न्यूट्रेंट्स, इनमें क्या होते हैं? स्टोर न्यूट्रेंट्स। यानी जो आपके ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता है और इनका काम होता है टू स्टोर द न्यूट्रेंट्स। इनमें जो टाइप्स होते हैं दैट इज एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ये कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है ये स्टोर करता है। यानी जब आप का प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उस फोटोसिंथेसिस के दरमियान जब वो प्रोसेस होती है तो वहाँ पर क्या बनता है? प्रोडक्ट, वहाँ पर बनता है ग्लूकोज। अब कुछ ग्लूकोज जो है प्लांट डायरेक्टली यूज़ करेगा ना उसी टाइम, और कुछ को ये स्टोर रखेगा, क्योंकि सभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ नहीं करेगा, कुछ तो ये बचा के भी रखेगा ना। तो इन द फॉर्म ऑफ ही स्टार्च करता है, इसको क्या सेव रखता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वो स्टार्च कहाँ पर सेव होता है, कहाँ पर स्टोर होता है? एमाइलोप्लास्ट्स में, फॉर एग्जांपल पोटैटो, ठीक है। और दूसरा जो है इसका
इसका किस्म जो है ल्यूकोप्लास्ट की जो दूसरी टाइप है दैट इज इलियोप्लास्ट्स। एलियोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टोर करते हैं ऑयल को और फैट को। किसको? ऑयल और फैट को। ऑयल एंड फैट इज स्टोर्ड बाय एलियोप्लास्ट्स। ठीक है, यानी ल्यूकोप्लास्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक तो एमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टोर होता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है एलायोप्लास्ट जो इलियोप्लास्ट जो है स्टोर करता है ऑयल्स को और फैट्स को। ठीक है, और एक किस्म होता है वायर एज द एल्यूरोप्लास्ट्स आर दे स्टोर प्रोटीन्स। एल्यूरोप्लास्ट्स क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, ये तीन टाइप्स हो गए किसके? ल्यूकोप्लास्ट्स के। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स और फैट्स को, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में वो मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं ऑफ द लीव्स। दीज आर, ये लेंस शेप्ड होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ओवल शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है और इवन रिबन लाइक भी हो सकता है। इसकी वेरिएबल लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोन मीटर लेंथ, विड्थ 2 से 4 माइक्रोन मीटर हो सकती है। देयर नंबर वेरीज, इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम 1 पर सेल भी हो सकता है, एक सेल में एक हो सकता है, जैसे कि क्लाइमोडोमोनास में। ग्रीन एल्गी में एक सेल में 2 से 20 से लेकर 40 तक हो सकता है इन द मेसोफिल। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। इन दो में से जो अंदर वाला है वो लेस परमिएबल होता है, उससे ज़्यादा चीज़ें अंदर नहीं आती है, किसी किसी चीज़ को वो एंट्री देता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये जो जहाँ पर और एक स्ट्रक्चर आप देखोगे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यह आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो है ये वाला मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाला जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। ये वाली जो स्पेस है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन्स, और क्या देखोगे आप? फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन 6 जिनको थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। आप देख रहे हो एक के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, इसे कहते हैं ग्रानम। इसे कहते हैं ग्रानम, यानी ये जो कॉइन्स की तरह एक के ऊपर दूसरा, इसको ग्रानम कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड आर प्रेजेंट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स? आप देख रहे हो स्ट्रोमा में ये प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टिक्स लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, जिनको ग्राना कहा जाता है, जो अभी मैंने बोला। और द इंटीग्रनल थाइलाकॉइड्स, या तो इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स इनको कहा जाता है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रोमल लेमिला। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिलिया। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं? इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। कनेक्टिंग द, और जो स्ट्रोमा लेमुला होता है ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड्स को। क्या करता है ये कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड्स को ऑफ द डिफरेंट ग्राना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा स्ट्रोमा लेमिला होता है, ये स्ट्रोमा लेमिला जो है ये इन थाइलाकॉइड ग्राना को क्या करता है? कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ।
एक दूसरे के साथ। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको ये कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, या यहाँ पर आप देखोगे इस थाइलाकॉइड ग्राना को इस थाइलाकॉइड ग्राना के साथ ये क्या करेगा, इस ग्राना को इस ग्राना के साथ ये कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा? स्ट्रोमा। यहाँ पर स्ट्रोमा लेमिलिया आप देख सकते हो। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, जो मेम्ब्रेन होता है थाइलाकॉइड्स का, ये एनक्लोज करता है एक स्पेस को जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? ल्यूमेन। यानी ये जो थाइलाकॉइड को यहाँ पर मैं बाहर निकालूंगा, इस थाइलाकॉइड को थोड़ा सा कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये आपका थाइलाकॉइड है, ठीक है। ये अगर आपका थाइलाकॉइड है तो ये क्या है? ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो स्पेस है इसमें, इसको कहा जाता है ल्यूमेन, ठीक है। यानी ये जो स्पेस है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है? इसको ल्यूमेन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसको ल्यूमेन कहते हैं थाइलाकॉइड के अंदर। और ये जो स्पेस है इसको क्या कहा जाता है? इस स्पेस को स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इज एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। द स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा होता है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स होते हैं। यानी ये वाली जो स्पेस है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए? जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और प्रोटीन्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। यानी यहाँ पर इस स्पेस में भी क्या प्रेजेंट होंगे? डीएनए मॉलिक्यूल्स, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द। अब क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो थाइलाकॉइड्स के, ये जो थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स आर स्मॉलर, ये भी स्मॉलर होते हैं। यानी 70S जो प्रोकैरियोट्स में आप देखते हो वहीं यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S देखा, ठीक है। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, आपको पता है साइटोप्लाज्म में 80S होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट सेल्स में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? 70S। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हो इसमें भी डीएनए है, ठीक है। ये भी कुछ प्रोटीन्स खुद बनाता है, इसे भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। क्यों? क्योंकि ये इसका खुद का डीएनए होता है और सम प्रोटीन्स ये खुद बनाता है। सारे प्रोटीन्स नहीं, बल्कि कुछ प्रोटीन्स कहाँ से बन के आते हैं? कुछ प्रोटीन्स आपके इधर से साइटोप्लाज्म से बन के आते हैं। सो दिस इज आल्सो सेमी ऑटोनॉमस। इनमें भी यही कहा जाता है कि इट इज़ एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। कल जो है नेक्स्ट इसका लेक्चर लाएंगे। और आपको क्या करना होगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। फ्री में आपको मिल रहा है ये NCERT सीरीज़, उनको भी फ्री में मिल जाए और वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। इसके लिए आप शेयर कीजिए इसको, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए जहाँ पर आपको डाउट रहता होगा। तो उन कमेंट्स को मैं देखता हूँ और आपको वो डाउट जो है वो क्लियर होंगे जब आप कमेंट्स में अपना डाउट लिखोगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।